नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर से धार्मिक मामले को लेकर दिए अपने बयान से विवादों में घिर गई है। शिक्षा मंत्री ने मंदिर को लेकर इस बार विवादित बयान दिया है। कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़े करके विवादों में घिरे रहे शिक्षा मंत्री ने मंदिर की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं, साथ ही उन्हें इसे शोषण का स्थान तक कह दिया है। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक फतेह बहादुर के लिए विवादित बयानों और उनके द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टरों का बचाव भी किया है। वहीं चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? दिल्ली अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत क्या है? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है। और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहां जाएंगे हम? ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? दिल्ली अस्पताल। एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इससे पहले रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। विवादित बयान वो लगातार देते आ रहे हैं। इस बार फिर से सुर्खियां वो बटोर रही हैं विवादित बयान के चलते। मंदिर को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है और शोषण का स्थान मंदिर को बताया है। तो रामचरितमानस पर भी पहले बयान दिया गया था शिक्षा मंत्री द्वारा। एक बार फिर से देखिए, उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया है, शोषण का स्थान मंदिर को बताया है। ऐसे में चिराग पासवान ने पलटवार भी किया है। डॉक्टर राम सागर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, उम्मीद करती हूँ ये बयान आपने सुना होगा, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये बयान चंद्रशेखर का बयान नहीं है, बल्कि इस बयान के राइटर लालू यादव हैं और डायरेक्टर तेजस्वी यादव हैं। इन लोगों के डायरेक्शन में ये सारे लोग बयान दे रहे हैं। और चंद्रशेखर का जब आप इतिहास देखेंगे पीछे, तो ये पप्पू यादव, उनका भी लोग इतिहास जानता है। पप्पू यादव के ये राइफल ढोने वाले लोग हैं। अब राइफल ढोने वाले लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, तो बयान तो इसी तरह का आएगा। और रामद्रोही तो शुरू से लालू यादव रहे हैं। लालू यादव ने ही, जो आडवाणी जी रथ अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निकला था, तो रोका किसने था? ये लालू यादव ही थे जो रोकने का काम किया था। और हमेशा से राम मंदिर अयोध्या में बनने का विरोध करते आए हैं। और इनका एक ही मकसद है कि अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुस्लिम लोग खुश होंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं और वोट का सोचते हैं कि वोट मिलेगा, लेकिन इन लोगों को न माया मिली न राम मिलेगा। उधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे। जेडीयू से राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। राम जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या सही में मंदिर शोषण का स्थान है? हम लोग उनके इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं और आज तक नीतीश कुमार ने कभी भी, या हमारी पार्टी का कोई नेता कभी भी किसी धर्म पर अपना बयान नहीं देते हैं। धर्म आस्था का विषय है, इस पर लेकिन ये बयान तो दिया गया है राजीव जी। तो जिन्होंने बयान दिया उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, न मेरी पार्टी इत्तेफाक रखती। उनका लेकिन साथ में तो आप ही के हैं ना ये पार्टी? हमारा अलायंस। शिक्षा मंत्री तो बिहार के ही है ना, तो आपसे सवाल किया जाएगा। दीदी, जब गठबंधन की सरकार है तो उनका अलग दल है और उनका अलग दल है, तो उस दल का अपना दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
वो सरकार का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो सरकार तो आप ही के साथ मिला के ये चला रही है। तो सरकार चलाना अलग बात है, उनका ये निजी बयान है, ये सरकार की ओर से बयान नहीं है। तो क्या और सरकार के चलाते तब ये कह देते आपकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, आप देख लीजिए। सरकार के प्रवक्ता नहीं है चंद्रशेखर जी, हाँ। वो सरकार के मंत्री जरूर है, सरकार के प्रवक्ता नियुक्त है। तो सरकार के प्रवक्ता जो नियुक्त है सरकार की ओर से, मंत्रिमंडल की ओर से बोलते हैं। जब भी बैठक होती है मंत्रिमंडल का तो मंत्रिमंडल की ओर से बोलते ही है प्रवक्ता। हम लोग उनके इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सब तो गलत है ये धर्मों बयान में हमारे नेता का आस्था है। ये बयान गलत है राजीव जी। एकदम निश्चित रूप से बयान ये आपत्तिजनक है। तो हटाया जाएगा शिक्षा मंत्री को क्या? अब शिक्षा देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सरकार की बात, क्योंकि बीजेपी तो यही मांग कर रही है कि हटाया जाए। बीजेपी राजनीति कर रही है धर्म के नाम पर, जनता दल कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। ऐसा है क्या राम जी? अगर एक बार कोई बयान दे दे तब माना जा सकता है कि गलती। ये तो अनेकों बार राम के खिलाफ बयान दिए हैं, ये पहली बार थोड़े चंद्रशेखर का ये बयान है, ये दर्जनों बार खिलाफ में बयान दे चुके हैं। पर राजीव जी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। धर्म की राजनीति बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी तो कर्म की राजनीति कर रही है। राजीव जी गलत कह रहे हैं क्या? मोदी जी जो कर्म कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, शुद्ध पानी दे रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं मोदी जी, और उसका फल मोदी जी को देश की जनता दे रही है। राजीव जी जवाब दीजिए। वो जितना किनार है सब पहले बिहार में 2005-07 से चल रहा है। इनकी सरकार तो 2014 में बनी है, सब नीतीश कुमार का कॉपी है। ये जितना योजना गिनाए, रामसागर बाबू बिहार के रहने वाले हैं, ये सभी योजनाएं नीतीश कुमार का 2005-06-07 से चल रहा है। इनकी सरकार तो मोदी जी की 2014 में बनी है। तो ये सारी योजना इनकी जो चल रही है वो सब नीतीश कुमार का कॉपी है। मतलब बीजेपी के खुद का किया हुआ कुछ भी नहीं है। अपना क्या? उनसे पूछिए ना कि योजना सब बिहार में चल रहा था पहले से कि नहीं। कहिएगा तो रिपोर्ट हम दे देंगे उनको। तो योजना तो बिहार में चल रहा है पहले से, तो उसकी कॉपी किया मोदी जी ने। तो योजना पर क्या करना है? नीतीश कुमार जो करते हैं उसको पूरा देश अपनाता है। राम जी जवाब दीजिए। सारी योजनाएं तो पहले से चलती आ रही है, राजीव जी कह रहे हैं। नहीं, वो उनको जानकारी लगता है कि नहीं है। ये पक्का मकान प्रधानमंत्री तो आधी अधूरी जानकारी लेके राजीव जी आए हैं क्या? खेतों में पानी पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है, बिजली पहुंचाने का घर घर पहुंचा दिया गया। जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 18,376 गांव में बिजली का तार भी नहीं गया था, और मोदी जी ने 1,000 दिन के अंदर उन गांवों में पहुंचाने का काम किया है। कहाँ था पानी? अशुद्ध पानी पहले कहा, हाँ चापाकल जरूर गांव में बनता था, तो पहले के। चलिए राजीव जी, ठीक है राम जी, चलिए राजीव जी ये बताइए कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाएगा या नहीं? मंत्रिमंडल से हटाने की बात तो सरकार की है, सरकार जाने। सरकार आपकी नहीं है वहाँ पे क्या? नहीं, सरकार हमारी पार्टी की जरूर है, गठबंधन की सरकार है। हाँ। तो गठबंधन की सरकार है, तो हमारी फैसला तो मिलजुल के ही लेना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए उनके बयान से हम लोग इत्तेफाक एकदम नहीं रखते। तो फिर हटाइए। मंत्रिमंडल अलग चीज है, सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। हमारी पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। तो फिर हटाइए ना। देख, हटाने वाली बात तो अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, इनके जो केंद्र में गठबंधन की सरकार जो चला रहे हैं, इनके भी केंद्र में गठबंधन है। इनके टेनी जी ने गाड़ी चढ़ा दिया, तो टेनी को हटाया था क्या बीजेपी? तो राम जी फिर गलत मांग कर रहे हैं। नहीं, किसानों पर जो गाड़ी चढ़ा दिया था जय टेनी के ने, और गुंडागर्दी करते हुए तो हटा दिए थे। ये सागर जी जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? अब जो ये बात कर रहे हैं ना, ये हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या 44 है और राजद का संख्या 78 है। ये हटाना चाहेंगे तो इन्हीं को हटा देगा, नीतीश कुमार को हटा देगा। ऐसा है क्या राजीव जी? कुछ दिन पहले ही तो इनको हटाने का तेजस्वी और लालू जी ने तय कर लिया था, और वही पकड़ाए हैं। तो नीतीश जी ललन सिंह को हटाए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। राजीव जी, लेकिन नीतीश कुमार आज तक बिहार तो नहीं आते हैं। ये निश्चिंत रहिए, तो सार्वजनिक हो चुका। ये निश्चिंत रहिए, हम बीजेपी को भी हटाए हैं, आरजेडी को भी हटाए, लेकिन नीतीश कुमार आज तक हटे नहीं हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो सुना, बिहार के मंत्री ने ये विवादित बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रही है। इससे पहले भी उनके द्वारा रामचरितमानस पे बयान दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। पुल बनना बहुत जरूरी था, जाम की समस्या के कारण पुल बनाना जरूरी था। उस वक्त भी पुल ना बनने को लेकर बवाल हुआ था। बीजेपी के लोग मायावती के कहने पर पुल तोड़ना चाहते हैं, ये बयान दिया गया है। बीजेपी के पास बहुत बुलडोजर है, चाहे तो तोड़ दे। तो बता दें कि बयान दिया गया है और ऐसे में कहा गया है कि पुल बनना बहुत जरूरी था उस वक्त। और केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने जवाब दिया है कि आपके पास बुलडोजर है, आप चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं। तो पुल बनना बहुत जरूरी था, जाम की समस्या के कारण पुल बनाना जरूरी था और ऐसे में आप चाहो तो उसको तोड़ सकते हो, क्योंकि मौजूदा समय में आपकी सरकार है, पीला पंजा आपके पास है, वो चला सकते हो। अखिलेश यादव की तरफ से बयान निकल के सामने आया है। तो पुल पे अब देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने जवाब दिया है कि आपके पास बुलडोजर है, आप तोड़ सकते हैं। उस वक्त भी पुल ना बनने को लेकर बवाल हुआ था और इस वक्त भी बवाल हो रहा है, आप चाहो तो तोड़ सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने दिया है जवाब। पुल बनना जरूरी था, जाम की समस्या के कारण पुल बनाना जरूरी था। उस वक्त भी पुल ना बनने को लेकर बवाल हुआ था। बीजेपी के लोग मायावती के कहने पर पुल तोड़ना चाहते थे। बीजेपी के पास बहुत बुलडोजर है, चाहे तो तोड़ दे। तो जाम की समस्या के कारण पुल बनना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में ये बयान निकल के सामने आया है कि आप चाहे तो ये पुल को तोड़ दे। तो बीजेपी के कहने पर ये पुल उस समय नहीं बनाया गया था, आप चाहे तो ये पुल तोड़ सकते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान निकल के सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि आप चाहो तो पुल तोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय पुल बनना बेहद जरूरी था, जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया है केशव प्रसाद मौर्य को कि उस वक्त भी पुल ना बनने के लिए जो है वो बवाल देखा गया था और बीजेपी के लोग मायावती के कहने पर पुल तोड़ना चाहते हैं। आपके पास बुलडोजर है, आप चाहो तो तोड़ दो। कि लखनऊ से अहम जानकारी। केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने जवाब दिया है कि पुल बनना बहुत जरूरी था, जाम की समस्या के कारण पुल बनाना जरूरी था। उस वक्त भी पुल न बनने को लेकर बवाल हुआ था। बीजेपी के लोग मायावती के कहने पर पुल तोड़ना चाहते थे। आपके पास बुलडोजर है, आप चाहे तो तोड़ दे। ये जवाब जो है अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है। जाम की समस्या के कारण पुल बनाना बेहद जरूरी था। अखिलेश यादव ने कहा है कि मौजूदा समय में आपकी सरकार है, आप चाहे तो पुल को तोड़ दे, बुलडोजर चला दे उसके ऊपर, लेकिन उस वक्त पुल बनाना बेहद जरूरी था। पुल ना बनाने के ऊपर भी काफी बवाल देखा गया था। प्रेम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, अब पुल को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति देखने को मिल रही है, ये पूरा विवाद आखिर है क्या? देखिए, ये पूरा जो विवाद है वो माल एवेन्यू में बने हुए ओवरब्रिज को लेकर है, जो रेलवे क्रॉसिंग पर बना हुआ है। और ये पुल जो है वो वीआईपी रोड से लेकर कैंट को जो है ये पुल सीधे तौर पर जोड़ता है। इस पुल के बनने की वजह से जो मायावती का आवास है, जो उनका कार्यालय है, उसके कह सकते कहीं ना कहीं उसके पास से वो होकर गुजरा है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर ये पुल जो था वो बना था और उसके बाद उस समय से ही लेकर इसको लेकर काफ़ी विवाद जो है वो देखने को मिला था। और आज मायावती ने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा
कि समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती स्कूल का निर्माण करवाया था और इसको लेते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आज हमला बोला। इसी के एवज में अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती के इस ट्वीट का जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक्स पर कुछ लोगों के जो ट्वीट्स हैं उनको नहीं पढ़ते हैं और उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जो रही बात पुल की, तो अब मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पास में बहुत सारे बुलडोजर हैं, तो अगर ऐसी समस्या हो रही है तो उस पुल को तोड़ देना चाहिए। जबकि जब समाजवादी पार्टी सरकार में ये ओवरब्रिज बना था तो रेलवे और इसके अलावा डिफेंस दोनों से ही इसको लेकर एनओसी ली गई थी और उनकी परमिशन के साथ में इस पुल को बनाया गया था। चूंकि इसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर जाम की समस्या लगा करती थी, आवागमन लोगों का जो था वो बाधित होता था, तो ऐसे में यातायात सुगमता के साथ में संचालित हो, इसको ध्यान में रखते हुए विकास के चूंकि मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार ने कार्य किया हमेशा, इसके लिए इस पुल को निर्माण कराया गया था। लेकिन अब कुछ लोग उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो अब बीजेपी ने उस समय भी इसका काफ़ी विरोध किया था, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास बहुत सारे बुलडोजर हैं, उनको अगर ऐसी समस्या हो रही है तो इस पुल को तोड़ देना चाहिए। इस तरीके से कह सकते हैं अखिलेश यादव ने आज बसपा और बीजेपी दोनों पर ही हमला किया है। सुबह मायावती का ट्वीट देखने को मिला था जिसपे उन्होंने ट्वीट में बाकायदा लिखा था कि जो समाजवादी पार्टी है वो चुनाव से पहले पिछड़ों और दलितों की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हो जाने के बाद में वो बिल्कुल इन अपने वादों को, अपनी बातों को भूल जाते हैं और चुनाव के बाद में उनको ये बातें और अपने वादे याद नहीं रहते हैं। दलित विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी इनकी मानसिकता है और पार्टी की जो नीतियां हैं वो भी इन दोनों ही वर्गों के विरोधी हैं। बीजेपी जो है वो लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाती रही है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं कह सकते हैं मायावती ने आज सुबह सुबह ट्वीट करके जो है वो यूपी की राजनीति में और भी जो है कह सकते हैं सरगर्मी बढ़ा दी है। लगातार उसके बाद से बयान और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा पीसी करी है इसको लेकर और वहां पर उन्होंने मायावती पर यह हमला बोला है। बुआ बउआ के बीच में आजकल काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रही है प्रियम, चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं साफ तौर पर, और इस समय सबसे मेन की असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इंडिया गठबंधन को लेकर यूपी में क्या चेहरा रहेगा, क्या उसकी दशा और दिशा होगी। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें मायावती हैं जिन्होंने साफ तौर पर अभी फिलहाल गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में तीखे हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसके नेता कहते हैं कि हमारे कई नेता बीएसपी के संपर्क में हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर बीएसपी साथ में आती है तो शायद वो अपने आप को इंडिया गठबंधन से बाहर कर ले। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है और काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस बीच में इस तरीके से तल्खियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सभी को हैरान भी कर रही हैं और थोड़ा सा परेशान कर रही हैं कि आखिर विपक्षी गठबंधन का चेहरा किस तरीके से रहने वाला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, सबसे अहम कह सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं जो हैं वो चला करती हैं और काफ़ी हद तक दशा और दिशा दिल्ली की राजनीति की लखनऊ और उत्तर प्रदेश ही तय करता है। और ऐसे में साफ तौर पर यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं बसपा और सपा, इन दोनों के बीच में तकरार जिस तरीके से देखने को मिले तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भी दशा और दिशा पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पुल पे अब राजनीति देखने को मिल रही है। लखनऊ से यह अहम जानकारी, जाम की समस्या के कारण पुल बनाना जरूरी था, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी है। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतीशी बैठक में मौजूद है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हो रही है बैठक। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बैठक लगातार जारी है। सीट बंटवारे को लेकर यह बैठक हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि अंदर जो है सौरभ भारद्वाज, अतीशी भी शामिल है इस बैठक में। कितनी सीटें देनी होगी, कितनी सीटों पर चुनाव आने वाले दिनों में कांग्रेस लड़ेगी, दिल्ली और पंजाब की सीटों पर ये बैठक हो रही है। दिल्ली में तो सीट बंटवारे को लेकर ये बैठक हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट का किस तरीके से बंटवारा करें, इस पे चर्चा हो रहा है, मंथन किया जा रहा है। आपकी तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अतीशी बैठक में मौजूद है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो रही है और बता दें कि अभी भी बैठक लगातार जारी है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटें
उनके खेमे में आएगी और कितनी सीटों पर वो आने वाले लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, खासकर दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में मंथन बेहद ज़रूरी हो जाता है आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 से 4 महीने महज जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बचे हैं। अजीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बैठक क्या अभी भी चल रही है? अंदर कौन कौन मौजूद है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही है और लगभग 12:15 बजे से शुरू हुई है जो बैठक है वो अभी भी बरकरार है। और अंदर जो अगर मैं बात करूं तो सीटों के बंटवारे को लेकर के विशेष तौर पर जो लोकसभा में जो चुनाव होने हैं उसमें दिल्ली और पंजाब में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है उसको लेकर के बैठक चल रही है। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम जो नेता हैं शामिल हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सीटों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली की बात करें तो पंजाब में जहां एक और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है तो दिल्ली में भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। और इसी सीटों के बंटवारे को लेकर के ही इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही है। जी, कितनी सीटें भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी दे सकती है कांग्रेस को? अंदर खेमे से कोई जानकारी मिल पा रही है अजीत आपको? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस समय ऐसा कह पाना कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली एक बहुत बड़ी शहर हो जाता है, ऐसे में राजधानी होने के नाते दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें इस समय है। और जो आशंका जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि दिल्ली में अगर बात करें तो 4 और 3 की सहमति पर बातचीत बन रही है। हालांकि अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा ऐसे में कि 4 सीट कांग्रेस लेती है या 4 सीट आम आदमी पार्टी लेती है, ये कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से एक लंबे समय से मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, तो पहली बैठक है, शायद कहा जा सकता है कि पहली बैठक में ये पूरी तरीके से जो सीटों को लेकर के जो मोहर है वो लग पाना, यानी कि ऐसे संभव है कि आने वाले दिनों में और बैठक हो सकती है, मंथन लगातार जारी रह सकता है आने वाले दिनों में? अजीत, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सीटों को लेकर के खींचतान का जो सिलसिला है वो निश्चित तौर पर, क्योंकि आज पहली बैठक और पहली बैठक में ये कह पाना जल्दबाजी होगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पर है कि आने वाले समय में ये जो बैठक का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा। और पहली बैठक में शायद ये संभव नहीं है कि सीटों को लेकर के बंटवारा हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए आप। और पंजाब के फिरोजपुर में बिजली का बिल ज्यादा आने से 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जहां एक गुट के नौजवान ने मीटर ना लगने की सूरत में दूसरे गुट के घर से कनेक्शन लिया था, लेकिन बिजली के बिल ज्यादा आने के कारण दूसरे गुट पर जिन घर से तार लगी थी उसने उतार दी और इसी बात को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि गुट को काफी चोटें आई हैं, उनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है जो कि फिरोजपुर में स्थित है। तो वहीं अब पीड़ित इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जल्द की पुलिस घटना कर रही है जांच। और लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने मैसेज के क्रेजर फूड्स कंपनी के गेट पर शिकायत पत्र चस्पा किया है। बता दें कि आरटीआई ने भारतीय किसान यूनियन को कंपनी का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है, जिस वजह से किसान यूनियन के पदाधिकारी ने तहसील दिवस में एसडीएम को शिकायत पत्र दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के खिलाफ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से तहसील दिवस में शिकायत की गई है। हालांकि शिकायत के बाद फूड कंपनी के गेट पर शिकायत पत्र चस्पा कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।